नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बढ़िया आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज से लेक्चर नंबर 22 को स्टडी करेंगे, जिसमें हम मुसोलिनी और फैशिस्ट इटली को पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, जो आपको फोटो दिख रही है, ये किसी और की नहीं है, बेनिटो मुसोलिनी की है, जो एक टाइम पे एक टीचर हुआ करता था। उसके बाद वो सोल्जर बना और उसके बाद वो इटली का डिक्टेटर बना। ये पूरे इटली को अकेला रूल करता था, ऐसा बेनिटो मुसोलिनी। इसको हम स्टडी करेंगे आगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है, दैट इज फैशिस्ट इटली। तो व्हाट इज फाशिज्म, ये सबसे पहले हमें पढ़ना होगा। इस वीडियो को, इस लेक्चर को शुरू करने के पहले सबसे पहले हम सबको क्लियर होना होगा कि फैशिज्म क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इस वीडियो में व्हाट इज फैशिज्म। फैशिज्म जो होता है इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ सोसाइटी। एक तरह से सोसाइटी को ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें जो गवर्नमेंट होती है उसको रूल करता है एक डिक्टेटर, एक अकेला डिक्टेटर। ये आपको देखने मिलता है। जैसे ये जो व्यक्ति है, ये मुसोलिनी, ये इटली का डिक्टेटर था। और ये जो व्यक्ति दूसरा दिख रहा है, ये है हिटलर, ये जर्मनी का एक डिक्टेटर था। ये दोनों भी फैशिज्म को फॉलो करते थे। तो ये लोग पूरे लोगों की जिंदगी दे कंट्रोल द लाइव्स ऑफ पीपल इन विच पीपल आर नॉट अलाउड टू डिसएग्री विद द गवर्नमेंट। अगर सरकार से कोई डिसएग्री कर रहा है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इस तरह से ये लोग डिक्टेटर लोग जो होते हैं ये रूल करते हैं। तो ये फैशिज्म यानी जहां पे डिक्टेटर पूरी सरकार चलाता है, एक व्यक्ति पूरी सरकार चलाता है, उसे फैशिज्म कहा जाता है। तो फैशिज्म हमें जनरली जर्मनी, इटली, जापान जैसे देशों में उस टाइम पे देखने मिल रहा था। और यही कारण था कि वहां पे वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि जर्मनी में वो कैसे पहुंचा। उसके पहले इस लेक्चर में हमें पढ़ना है कि इटली में वो कैसे पहुंचा। तो सबसे पहले देखते हैं कॉजेस फॉर द ग्रोथ ऑफ फैशिज्म इटली। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज का ये जो लेक्चर है मुसोलिनी एंड फैशिस्ट इटली, इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। हमें सबसे पहले कवर करना है व्हाट इज फैशिज्म। इस टॉपिक को जैसे कि हम कवर कर चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे कॉजेस फॉर द ग्रोथ ऑफ फैशिज्म इन इटली। उसमें पहला कॉज है इकोनॉमिक कंडीशन, दूसरा है स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म। तीसरा हम टॉपिक यहां पढ़ेंगे राइज ऑफ मुसोलिनी। उसमें हम पढ़ेंगे मुसोलिनी एज अ प्राइम मिनिस्टर, दूसरा पढ़ेंगे मुसोलिनी एज अ डिक्टेटर। इतने सारे टॉपिक्स हमें आज के वीडियो में कवर करने हैं और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर रहने वाला है। तो चलिए जो सेकंड टॉपिक है उसे पढ़ने की शुरुआत करें, दैट इज कॉजेस फॉर द ग्रोथ ऑफ फैशिज्म इन इटली। तो जैसे हम कॉजेस की बात करते हैं तो हमें पता है जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ तो एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। उस कॉन्फ्रेंस को कहा जाता है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। इसीलिए क्योंकि ये पेरिस में हुआ था, इसलिए इसको पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद बातचीत करने के लिए लोग इस कॉन्फ्रेंस में, अलग अलग देश इस कॉन्फ्रेंस में, इटली भी इस कॉन्फ्रेंस में आया था। इटली को बहुत एक्सपेक्टेशन थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इटली को एक्सपेक्टेशन क्यों थे। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ तो इटली सीक्रेटली एक ट्रीटी साइन कर चुका था, ट्रीटी ऑफ लंदन। और ये जो ट्रीटी ऑफ लंदन इटली ने साइन की, तो सीक्रेटली साइन की थी। हम कहेंगे ब्रिटेन उसमें था, ब्रिटेन के अलावा फ्रांस था, फ्रांस के साथ साथ रशिया था। इन सब के साथ वो एक ट्रीटी साइन कर लेता है जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ लंदन। 1915 में ट्रीटी ऑफ लंदन उसने साइन की थी। और इटली को ये होप थी, क्योंकि ट्रीटी ऑफ लंदन के थ्रू ही इटली इस वॉर में है। आपको वर्ल्ड वॉर वन में पता भी है कि काफी समय तक जो इटली था वो जर्मनी के साथ था, जर्मनी के साइड पे एक अलायंस बना के बैठा था। बट हो क्या जाता है कि वो अचानक से ये अलायंस को छोड़ देता है। ये सब चीजें सीक्रेटली हो रही थी, इसलिए उसने वो अलायंस भी छोड़ दिया था और जर्मनी के खिलाफ रहा। जर्मनी के तरफ से नहीं लड़ा, इन लोगों के तरफ से लड़ा, क्योंकि उन्होंने इटली को ये भी कहा था अगर ये वर्ल्ड वॉर जीत हम जब जाएंगे उसके बाद आपको भी हम कुछ हिस्सा देंगे, जो भी चीज़ें हम जीतेंगे उसमें से भी आपको कुछ हिस्सा देंगे, जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट हैं वो एरियाज आपको भी दिए जाएंगे। अब यहाँ पे जब बंटवारा शुरू था पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में, किस देश को क्या मिलेगा, तो इटली भी पहुंच जाता है कि मुझे भी कुछ मिलेगा। पेरिस में जाने के बाद ऑरलैंडो जो होता है वो डिमांड रखता है इटली को क्या क्या होना उसकी। ऑरलैंडो कौन थे उस वक्त? वो ऑरलैंडो जो थे वो पीएम थे, इटली के पीएम थे। वो डिमांड रखते हैं, बट यूएस प्रेसिडेंट जो होते हैं वुड्रो विल्सन, वो कहते हैं कि हमें ऐसी कोई ट्रीटी के बारे में पता नहीं और हम ये ट्रीटी मानते नहीं है, तो आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। इटली यहाँ पे जो जो चीज़ें मांगता है उसमें क्या क्या होता है, तो एड्रियाटिक सी होता है, टर्किश के कुछ प्रोविंसेस होते हैं, टर्की, अल्बानिया होता है जो बाल्कन में आपको देखने मिलता है। ये पूरी जो वो तीन चीज़ें मांग रहा था, ये सभी चीज़ें उसे नहीं दिया जाता है, ये सब चीज़ों से उसे मना कर दिया जाता है। सो ये जो एड्रियाटिक सी है इसका मैं आपको एक लोकेशन बता देता हूँ। एड्रियाटिक सी आपको यहाँ पे देखने मिलता है, उसके अलावा अल्बानिया आपको यहाँ देखने मिलता है। तो ये जो इटली है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इटली को ये जो सी है ये चाहिए था, यहाँ से वो काफ़ी सारा एरिया जो है वो
एक तरह से कंट्रोल कर सकता था, ये चीज़ें वो मांगता है। बट ये तो बहुत ही अच्छी लोकेशन दिख रही है, तो कोई भी इतनी इजीली तो इटली को ये सब देगा नहीं। तो यूएसए ने साफ मना कर दिया और इटली को पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं मिला। इटली कुछ लेके तो आया नहीं, इटली हैड वन द वॉर, इटली जहाँ से लड़ा वो वॉर तो जीते थे बट हैड लॉस्ट पीस। इस इटली में पीस नहीं आ पाया। इटली का बहुत इंसल्ट हुआ, इटली का बहुत नाम खराब हुआ कि इटली के पीएम जाते हैं कुछ मांगते हैं पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में, उसके बावजूद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। तो इटली बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। जो इटली के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो ये कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करने लगते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस हम नहीं मानते, इसको हम बॉयकॉट करेंगे। और उनको यही लगता है कि जो अलाइज थे जिनके साथ हम वर्ल्ड वॉर 1 लड़े मिलके, यानी ये ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए, ये जो भी अलाइज है इनके साथ हम वॉर लड़े, हम तो इनके खिलाफ थे, जर्मनी के सेंट्रल पावर के हम खिलाफ लड़े। तो वो कहते हैं कि उन्होंने जानबूझ के हमारे साथ गलत किया और इस कारण गुस्सा बहुत बढ़ने लगता है। और जो मिडिल क्लास का यूथ था, यूथ को इस चीज़ का बहुत बुरा लगता है, उन्हें बहुत इंसल्टिंग फील होता है और वो रिवोल्ट करने का सोचते हैं इटली में। अब क्या होता है कि वो डिसाइड करते हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और यूनाइट करेंगे लोगों को, जिससे हम बदला ले सके, जो भी हमारे साथ इंसल्ट किया, जो हमारे साथ धोखा हुआ है, उन चीज़ों का हम बदला लेंगे। ऐसी चीज़ें अब यूथ सोचने लगता है। तो ये कुछ मेन कारण आपको दिखते हैं कि जिससे आपको फैशिज्म बढ़ते हुए दिखेगा इटली में। अब आगे हुआ क्या, इकोनॉमिक कंडीशंस और स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म, ये दो चीज़ों ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वॉर के वक्त आपको पता है कि बहुत गरीब हो जाता है देश, क्योंकि बहुत पैसा वॉर पे लगा दिया जाता है, इसलिए इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो काफ़ी डूबने लगी थी इटली की। इटली को बहुत बड़ा अमाउंट फेस करना पड़ा था। इटली का नेशनल इनकम जितना नहीं था उससे ज़्यादा वो खर्चा कर चुका था वॉर पे, जिस कारण बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, बेरोजगारी बढ़ गई थी। लोगों को यही लग रहा था कि ये सब चीज़ों के पीछे गवर्नमेंट का हाथ है, गवर्नमेंट ने इस देश की ऐसी सिचुएशन बनाई है। इसलिए वो हमेशा चाहते थे कि अब उस गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए और एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट लाई जाए। ऐसे वक्त एक नई पार्टी आती है और वो पार्टी ऊपर बढ़ने लगती है, जो होती है फैशिस्ट पार्टी। फैशिस्ट पार्टी ये कहती है कि देखिए आपके साथ जो भी बुरा हम उसे ठीक करेंगे, और ये जो लोग डिससेटिस्फाइड थे, डिससेटिस्फैक्शन था लोगों के बीच में, इसी कारण फैशिस्ट पार्टी ऊपर आती है। अब बाद में होता क्या है कि सोशलिज्म का स्प्रेड होता है। अनएम्प्लॉयमेंट के जो प्रॉब्लम होते हैं, पॉवर्टी के जो प्रॉब्लम होते हैं या इन्फ्लेशन के जो प्रॉब्लम होते हैं, इस कारण सोशलिज्म बढ़ता है। आपको पता है सोशलिज्म जो होता है वो ऐसी चीज़ों को ख़त्म करने की बात करता है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी, पॉवर्टी जैसी, महंगाई, इन्फ्लेशन जैसी, और वो वर्कर्स को हमेशा सपोर्ट करता है। ऐसा होता है सोशलिज्म। तो सोशलिज्म यहाँ पे स्प्रेड होने लगता है। तो जो बिलीवर्स थे मार्क्सिज्म में, जो मार्क्स को फॉलो करते हैं, यानी मार्क्स का सोशलिज्म या कम्युनिज्म आप कह लो, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसको कहा जाता है सोशल डेमोक्रेट्स ऑफ इटली। ये एक उनकी पार्टी होती है। अब होता क्या है, 1919 वॉर खत्म हो चुका था, उसके बाद इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में ये जो पार्टी होती है सोशल डेमोक्रेट्स ऑफ इटली, उनको 574 टोटल सीट्स होती है, उसमें से 156 सीट्स मिल जाती है। पार्टी जो होती है वो काफ़ी मदद करती है कि फैशिज्म जो है इटली में वो बढ़े, क्योंकि काफ़ी अच्छी उनको मार्जिन मिली थी। हालांकि वो एकदम से मेजॉरिटी से तो नहीं आई, बट पार्टी को काफ़ी सारा एक नाम मिला था, तो वहाँ पे उसी पार्टी ने हेल्प की कि वो फैशिज्म को बढ़ाए। अब आगे होता क्या है, फैशिज्म अब बढ़ता कैसे देखिए। अब ये सोशलिज्म ने भी हेल्प की और इकोनॉमिक कंडीशन जो है उन्होंने भी हेल्प की, सोशल डेमोक्रेट्स ऑफ इटली ने भी हेल्प की। अब होता क्या है आगे कि एक व्यक्ति जिसका नाम था यहाँ पे, जैसे आपको पता है, बेनिटो मुसोलिनी, ये जो बेनिटो मुसोलिनी है ये ऊपर आने लगता है। अब मेनली अगर आप देखोगे तो बेनिटो मुसोलिनी यही एक आइडिया जो है फैशिज्म की ये लेके आता है, यही हमें पता चलता है। इसका जन्म 1883 में हुआ। मुसोलिनी के जो फादर थे वो काफ़ी एक नॉर्मल फैमिली से थे, वो एक आयरन स्मिथ थे और वो सोशलिज्म के खुद फॉलोअर थे। इसलिए मुसोलिनी जो है उसको भी सोशलिस्टिक आइडियाज जो है उससे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस था, उसे काफ़ी वो आइडियाज़ पसंद थी। अब सोशलिज्म पसंद होने के साथ साथ वो एक स्कूल टीचर भी था, एक ट्रेड यूनियनिस्ट भी था। देखिए अब सोशलिज्म में तो ट्रेड यूनियन में तो वो रहेगा ही कहीं ना कहीं, तो जो व्यापारियों का यूनियन था, ट्रेड यूनियन, उसमें भी वो हुआ करता था और वो खुद एक जर्नलिस्ट भी था। ये है बेनिटो मुसोलिनी। उसको जो भी उसने आइडियाज़ बताई थी, उसकी आइडियाज़ काफ़ी रिवॉल्यूशनरी थी, एक क्रांति लाने वाली आइडियाज़ थी, और इन्हीं आइडिया के चलते उसे 1908 में जेल में डाल दिया गया था। 1912 में उसने एक जर्नलिस्ट था तो उसने कुछ जर्नल लिखना शुरू किया जिसका है अवंती। अवंती जो होता है वो वहाँ पे लिखना शुरू करता है, और उसी के साथ साथ वो सबसे मेन बात तो ये है कि वो बहुत बड़ा अपोनेंट था चर्च का। ठीक है, चर्च का, ही वॉज अ बिटर अपोनेंट ऑफ चर्च। उसको चर्च जो है
ये बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि चर्च अपनी काफ़ी सारी, हम कहेंगे इन्फ्लुएंस ज़्यादातर चर्च का था, और चर्चेस काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिखाता था। तो यानी वही डिसीजन लेता था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसके बाद होता क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चला, तो इटली की जो सरकार थी वो डिसाइड करते कि हम वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। बट फिर भी वो हुआ, क्योंकि मुसोलिनी जो था उसने क्या किया, उसने ऐसी कुछ आइडिया प्रोपोगेट की कि इटालियन गवर्नमेंट जो होता है उन्होंने इमीडिएटली वॉर को ज्वाइन करना चाहिए, और उन्होंने अलाइज के ही फेवर में ज्वाइन करना चाहिए, ऐसे विचार उन्होंने बताया। आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर वन में दो पावर थी, सेंट्रल और अलाइज। अलाइज में ब्रिटेन, हम कहेंगे ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए जैसे देश थे, और सेंट्रल में जर्मनी, ऑस्ट्रिया जैसे कुछ देश थे। वो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वीडियो में देखा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, उस वीडियो को देख ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब ये हो जाता है, मुसोलिनी ने जो ये चीज़ें बोली थी कि वॉर को ज्वाइन करना चाहिए या अलाइज के फेवर में ज्वाइन करना चाहिए, इस चीज़ के लिए उसको पनिश कर दिया जाता है। उसको पनिश तो किया, बट इटली अगर आप देखोगे तो इटली को आखिरकार इस वॉर में कूदना पड़ा, और वो भी अलाइज के साइड से कूदना पड़ा। तो लोगों ने बोला जो मुसोलिनी कह रहा था वो तो बात एकदम सही थी, आपने ये चीज़ तो पहले ही कर लेनी थी, आप तो अभी ये कर रहे हैं, वो जो कह रहे थे, और उसके लिए आपने उनको पनिश कर दिया, वो तो एकदम सही बात बोल रहे थे। इसीलिए मुसोलिनी जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो गया। पॉपुलर होने के बाद उसने कहा था कि अगर आप वॉर लड़ रहे हो तो मैं वॉर में पार्टिसिपेट भी करूंगा, और वो वॉर में पार्टिसिपेट भी करता है, बट एज अ सोल्जर ही पार्टिसिपेटेड इन वॉर, ये भी आपको पता चलता है। अब आगे होता क्या है, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन आता है। हमने जो रशियन रिवॉल्यूशन होता है उसमें ये सब पढ़ा है, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। तो एक बोल्शेविक रिवॉल्यूशन आता है। अगर आपने रशियन रिवॉल्यूशन भी नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के, वहां पे लिंक आपको मिल जाएगी, वर्ल्ड हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएंगे, उसी में आपको ये सब वीडियोस मिल जाएंगे। वहां पे एक बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होता है रशिया में 1970 में। जो लोग थे इटली के, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते इस रिवॉल्यूशन से, और कम्युनिस्ट जो है इटली के, वो भी प्लान करते कि हम भी इसी तरह का रिवॉल्यूशन हमारे देश में लाएंगे। मुसोलिनी जो है ये बोल्शेविज्म का काफ़ी बड़ा एक अपोनेंट था। वो कहता है कि मैं एक नई पार्टी बनाऊंगा और मैं कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ना शुरू कर दूंगा। इसलिए मार्च 1919 में वो एक पार्टी बनाता है जिसको कहा जाता है फैशिस्ट पार्टी। फैशिस्ट पार्टी अपनी लीडरशिप में बनाई जाती है, और मेंबर जो होते हैं उसके पार्टी के, वो ब्लैक शर्ट्स पहनते हैं और उनके पास आर्म्स होते हैं, ये आपको पता चलेगा। ये मैं आपको एक पिक्चर में भी दिखाता हूँ। आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह के ब्लैक कलर के क्लॉथ्स पहनते थे ये लोग, आप देख रहे हैं। तो ब्लैक शर्ट्स ये लोग पहनते थे, क्योंकि रेड कलर जो था वो कम्युनिज्म का था, और ये लोग अपना कलर ब्लैक लेके आए थे। पार्टी का अपना खुद का एक फ्लैग हुआ करता था, और जो मेंबर्स थे वो काफ़ी डिसिप्लिन थे। मुसोलिनी इनके चीफ कमांडर बन गए। तो मुसोलिनी ने अपनी पार्टी खड़ी की, उन्होंने बोला कि कम्युनिज्म, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे चेंजेस आए, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कम्युनिज्म से लड़ो, कोई ज़रूरत नहीं कि आप कम्युनिज्म को लाओ। मैं अपनी पार्टी बताता हूँ, हम लोग कम्युनिज्म नहीं लाएंगे, हम कम्युनिज्म के खिलाफ रहेंगे, और हम अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे, हम खुद की पहचान बनाएंगे, और इस पार्टी को फैशिस्ट पार्टी कहा जाता है। इस तरह से फैशिस्ट पार्टी यहाँ पे बनने लगती है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो फर्स्ट पार्टी कन्वेंशन होता है, मिलान करके है, उसमें मुसोलिनी कहते हैं। देखिए मुसोलिनी किस तरह से इंप्रेस कर देते हैं लोगों को। जब फर्स्ट कन्वेंशन होता है पार्टी का, वहाँ पे मुसोलिनी अनाउंस करते हैं कुछ प्रोग्राम्स और कुछ डिमांड पार्टी की क्या है। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि जो भी इटली में प्रॉब्लम है उसे हम खत्म करेंगे। सबसे पहले नेशनलाइजेशन किया जाएगा फैक्ट्रीज का। फैक्ट्रीज ये गवर्नमेंट के अंडर लाई जाएगी, ताकि आप सबको हम अच्छे से सब कुछ प्रोवाइड कर सके। एम्प्लॉयमेंट का इशू जो है वो भी हम, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू भी हम सॉल्व कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आएगा। दूसरा है जो सरप्लस मनी है, कैपिटलिस्ट लोग यानी जो बड़े बड़े लोग हैं, रिच लोग हैं, ओनर्स है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के, उनके पास जो एक्स्ट्रा का पैसा है उसे भी छीन लिया जाएगा। एक यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी दी जाएगी। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी यानी सभी लोगों को वोट करने के अधिकार दिए जाएंगे। चर्च की जो प्रॉपर्टी है वो भी छीन ली जाएगी। अगर आपको वर्क करना है फैक्ट्रीज में तो सिर्फ 8 घंटे ही वर्क करना पड़ेगा, हम आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। हम अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ये जो डिमांड थी फैसिस्ट पार्टी की, इसकी डिमांड्स सुन के, ये डिमांड्स इतनी अच्छी थी कि ये लोगों को जब पता चली तो लोगों ने बोला भाई सबसे अच्छी चीज़ तो फैसिस्ट पार्टी, इसको बहुत पॉपुलैरिटी मिलने लगी। इसके मेंबर्स धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़ने लगे, और बाद में तो बहुत फास्ट बढ़े, बहुत रैपिडली बढ़े जैसे उसने ये डिमांड्स रखी। 1919 की अगर बात कर दी जाए तो सिर्फ 17,000 मेंबर्स थे इस पार्टी में, और 1922 तक 3 लाख मेंबर्स हो चुके थे।
फैशिस्ट जो होता है उन्होंने सोशलिस्ट लोगों के पूरे ऑफिसेस कैप्चर कर दिए, कम्युनिस्ट पार्टी को कैप्चर कर लिया बाय फोर्स। उन्होंने अटैक कर करके, फोर्स का यूज़ कर करके सोशलिज्म और कम्युनिज्म पूरी तरह से इटली से ख़त्म कर दिया था। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अक्टूबर 1922 की बात थी। फैशिस्ट पार्टी जो है उनका एक पार्टी कन्वेंशन होता है नेपल्स में, जो यहाँ पे डिमांड्स मांगी गई थी इसको पास कर दिया जाता है इस कन्वेंशन में। और इसमें अब देखिए पूरे ऑफिसेस तो यहाँ पे छीन लिए गए थे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के, तो अब एक तरह से रूल करने के लिए फोर्सफुली रूल कर रही थी जो फैशिस्ट पार्टी थी, वो उन्होंने अपना कन्वेंशन बनाया, इन्होंने इस डिमांड को भी पास कराया। और इसमें यह भी लिखा था कि जो फैशिस्ट मेंबर्स है उन्हें कैबिनेट में भी डाला जाएगा, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके कैबिनेट में भी ये लोग जाएंगे। और पिछले बार के इलेक्शन छोड़ दीजिए, इस बार लेजिस्लेचर के नए इलेक्शन होंगे और हम लोगों की फॉरेन पॉलिसी भी इस बार हर बार से अलग होगी। गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा सब नहीं हो सकता, आपके कहने पे हम अलग से इलेक्शन क्यों लेंगे, ठीक है, आप कोई पार्टी नहीं हो, फोर्सफुली आप एंटर कर रहे हो ऑफिसेस में, आपको यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है, आपको कोई राइट नहीं है सब बोलने का। गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें रिफ्यूज़ कर दी। फैशिस्ट जो होते हैं वो आखिरकार ज़बरदस्ती फोर्सफुली रोम पे जाके चढ़ाई कर लेते हैं, अपने मार्च कर लेते हैं अंडर लीडरशिप ऑफ मुसोलिनी। अब आर्मी तो इसने बना के रखी थी मुसोलिनी ने, बहुत अच्छे से आर्म्स थे इनके पास, तो ये कहीं भी गवर्नमेंट के अटैक करके तख्ता पलट कर सकते थे। यही काम ये लोग कर रहे थे। उन्होंने वहां जाके गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पकड़ना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पकड़ना शुरू कर दिया। और गवर्नमेंट जो होते हैं उन्होंने किंग विक्टर इमैनुअल III को बोला कि मार्शल लॉ लगा दिया जाए, मिलिट्री का रूल लगा दिया जाए, और ये जो फैशिस्ट लोग हैं इन्हें खत्म करने की कुछ प्रोविजन किए जाए, कुछ प्रबंध किए जाए। क्योंकि देखिए कि फोर्सफुली हो रहा है यहाँ जो भी हो रहा है। मुसोलिनी जो होता है ये सब यहाँ पे होने लगा, और मुसोलिनी को हराना यहाँ पे किंग को भी बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे और बहुत अलग तरीके से ये लोग सब कुछ कैप्चर करते जा रहे थे। इसीलिए आखिरकार मजबूरी में मुसोलिनी को ही मिनिस्ट्री बनाने के लिए बुलाना पड़ा, और मुसोलिनी को कहा गया कि भाई शांत हो जाइए, आइए और अपनी आर्मी बनाइए। मुसोलिनी जाता है मिनिस्ट्री में और अपनी आर्मी बनाना अपनी मिनिस्ट्री बनाइए। तो मुसोलिनी जाता है और अपनी मिनिस्ट्री आखिर बनाने शुरुआत करता है। इसका मतलब अब पावर में आ जाता है मुसोलिनी। आखिरकार मुसोलिनी के जो एक्शन, मुसोलिनी जो था उसको गवर्नमेंट जब बनाने बोल दिया जाता है तो मुसोलिनी को प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिल जाता है इटली का, और मुसोलिनी धीरे धीरे प्राइम मिनिस्टर बन जाता है इटली का। इटली का प्राइम मिनिस्टर बनते बराबर उसने क्या क्या किया, उसने जो डकेट्स थे जो इंटीरियर में रह रहे थे नेपल्स और सिसिली के, उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया। लोग काफ़ी खुश हो गए। इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन जो थी लेबर की वो उसने सुधार दी, लोग फिर से खुश हो गए। ट्रेड यूनियन उसने खत्म कर दिए थे, उसने कहा कोई ट्रेडर और ये सब यूनियन नहीं रहेंगे, जो भी रहेगा डिसीजन मैं खुद लूंगा। पूरी पावर ऑफ पार्लियामेंट जो थी उसे स्नैच कर देता है और पूरी पार्लियामेंट की पावर अपने अंडर ले लेता है। इस तरह से जो व्यक्ति करेगा उसको तो हम डिक्टेटर ही कहेंगे। मेंबर्स जो है फेथफुल थे लीडर को, सिर्फ यहाँ पे देखा गया उनको ही मिनिस्टर बनाने के लिए, ऑफिसर बनाने के लिए वो यानी अलाउ करता था। यानी जो मुसोलिनी के तरफ से बोलेगा, जो मुसोलिनी के लिए फेथफुल है, वही व्यक्ति मिनिस्टर या ऑफिसर बनेगा, ये भी मुसोलिनी ने कर दिया। तो इस तरह से मुसोलिनी पूरी पावर सिर्फ अपने हाथ में लिए जा रहा था, ये पता चलता है। इलेक्शंस कंडक्ट कर दिए गए, जो भी उसने लॉ चेंज किया था उसके, देखिए वो तो वैसे ही जाके मिनिस्ट्री बना लिया था, बट कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स तो हम कहेंगे कि कंडक्ट करने पड़ेंगे। तो इलेक्शन कंडक्ट कर दिए जाते हैं ऑन बेसिस ऑफ चेंज लॉ। फैसिस्ट पार्टी को पूरी मेजॉरिटी मिलती है, क्योंकि लोग ये जो मुसोलिनी उससे खुश थे। मुसोलिनी ने काफ़ी इंप्रूवमेंट लाए थे, आप देखोगे तो इटली में, और इससे लोग खुश थे। लोग खुश होने के कारण उसको कंप्लीट मेजॉरिटी मिल जाती है नेशनल पार्लियामेंट में। इलेक्शन के बाद मुसोलिनी जो होता है वो अपोनेंट को क्रश करने की पूरी कोशिश शुरू कर देता है। जितनी भी लोकल बॉडीज थी उन सबको सस्पेंड कर दिया जाता है। वो कहता है कि मेरे अलावा कोई पार्टी नहीं होगी, मेरे अलावा और कोई लोग नहीं होंगे, इनको खत्म कर दिया जाए। सिर्फ फैसिस्ट लॉयर जो होता है उनको ही कोर्ट में प्रैक्टिस करने दी जाएगी, ये कहा जाता है। आखिर लॉयर को भी फैसिज्म को फॉलो करना पड़ता है, तभी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं कोर्ट में। 1926 में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को वो बैन कर देता है। कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को वो खत्म कर देता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस को वो दबा देता है। वो कहता है कि प्रेस जो मन मर्जी है उसे नहीं पब्लिश कर सकता, उससे पहले गवर्नमेंट की यानी मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। मेरी परमिशन के बाद ही आप कुछ भी उसमें पब्लिश कर सकते हैं। यानी प्रेस जो था, मीडिया जो था, वो भी मुसोलिनी से डरने लगा था। अनलिमिटेड पावर जो होती है वो पुलिस डिपार्टमेंट को दे दी जाती है, जो लगता है करो, जो भी गड़बड़ हो रही है उसे रोको।
मेंबर जो होते हैं अपोजिशन पार्टी को, उनको जेल में डाल दिया जाता है, बहुत बुरी बुरी अत्याचार करने लगता है, और ये सब होने के बाद मुसोलिनी बन जाता है इटली का डिक्टेटर। अब जब मुसोलिनी डिक्टेटर बन जाता है तो यहाँ पे रूल चलता है सिर्फ एक लीडर का, जो होता है मुसोलिनी, और एक ही पार्टी की सब चलेगी, बाकी अपोजिशन तो पूरा उसने क्रश कर दिया था। और ये आइडियोलॉजी ऑफ फैशिज्म जो होगी, फैशिज्म वाली पार्टी, फैशिस्ट पार्टी, इसी का चलेगा इटली में। कोई फेथ नहीं है डेमोक्रेसी में, मुसोलिनी को कोई डेमोक्रेसी पसंद नहीं थी, एंड हेटेड द मेजॉरिटी। हम कहेंगे उसको, देखिए कि कोई डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट नहीं था, वो ये बिल्कुल नफरत करता था डेमोक्रेसी से, और उसी के साथ साथ वो सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट में काफ़ी बिलीफ रखता था। वो ये कहता था सबसे ऊपर हमेशा स्टेट होना चाहिए, सबसे ऊपर आपकी इटली की सरकार यानी मैं होना चाहिए। इंडिविजुअल्स को उसने कोई राइट नहीं दिए, वो इंडिविजुअल जो है वो मुसोलिनी के सामने कुछ बोल भी नहीं सकता था। इंडिविजुअल जो होता है वो, उसको सिर्फ इतना था, वॉज मियरली अ मीन्स टू रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट, यानी वही है कि स्टेट तभी रहेगा ना जब इंडिविजुअल्स वहाँ रहेंगे, बस इसी के लिए इंडिविजुअल्स को रखा था। बाकी इंडिविजुअल को वो कोई भी एक तरह से महत्व नहीं देता था, सब राइट्स छीन लिए थे। इस तरह से ये मुसोलिनी बहुत खतरनाक डिक्टेटर साबित हुआ। और फिर आगे इसका क्या होगा ये भी आपको पता चलेगा, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगा, आपको पता चलेगा कि लोगों ने ही इसे मार दिया था। तो अगले वीडियोस में हम हिटलर पढ़ने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 को पढ़ने वाले, तब आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, इस डिक्टेटर के साथ हुआ क्या था आखिरकार। तो इस तरह से ये मुसोलिनी जो ये बहुत बड़ा डिक्टेटर बन गया। मुसोलिनी ने फैसिस्ट मूवमेंट इटली में शुरू कर दी, एंड वो डिक्टेटरशिप, एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी और कॉलोनियल पॉलिसी, यानी एरियाज को जीतना और उन पर रूल करना, इस पे एरियाज को कॉलोनी बनाना, जिस तरह से ब्रिटिश ने इंडिया को बनाया था, उसी तरह से ये भी यही चीज़ों में बिलीफ रखता था। वो एक सुप्रीम कमांडर करके एमर्ज हुआ, और जो डिक्टेटरशिप थी यूरोप में, इन लोगों के कारण, जैसे हम कहेंगे हिटलर और मुसोलिनी के कारण ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। तो यही सब कारण है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। इसलिए हम एक एक लेक्चर पढ़ते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तरफ अपनी जो गाड़ी है उसे बढ़ा रहे हैं। सो इस तरह से आज का हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 22 रहा, जिसमें हमने मुसोलिनी और फैसिस्ट इटली को पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम हिटलर और नाजिज्म को पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करते रहे, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं उन्हें शेयर भी करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन ये पेजेस है मेरे फेसबुक पे, इन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, यानी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप श्रेयस बड़ी द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप मेरे जो एकेडमी का चैनल है इंस्टाग्राम पे, श्रेयस आईएएस एकेडमी, उसे भी फॉलो कर सकते हैं, या फेसबुक पे भी उसे फॉलो कर सकते हैं। आप अगर इन जो भी वीडियोज है उसके नोट्स चाहते हैं, या और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अपडेट्स चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम पे चैनल है श्रेयस बड़ी है, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो में बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।